अगर आप मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मटियाले चूल्हे। पापा को दवाइयाँ पकड़ाकर गिलास में पानी उड़ेलते हुए मैंने उनसे कहा, आपको तो पता है पापा, इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है मेरी कि महीने दर महीने कुछ जोड़ घटा कर सकूं। फिर शौर्य के स्कूल के खर्चे और छोटे की वैक्सीन वगैरह। आजकल की महंगाई तो उफ। अगर मीरा कुकिंग क्लासेस देना बंद कर दे तो घर का बजट ही डगमगा जाएगा। पापा ने दवाइयों को निगलते हुए मेरी तरफ एक निगाह डाली और पानी पीने के बाद अपने पास बिठाया। अपने कुर्ते की जेब से वॉलेट निकाल कर उसमें से एटीएम कार्ड निकाला और उसका पिन मुझे बताकर बोले, पेंशन आ गई है, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो निकाल लेना। बात ये नहीं है पापा, मैंने मन में सोचा कि आपकी मुट्ठी भर पेंशन के पैसों से क्या ही हो सकेगा। कहते हुए मैंने उन्हें कार्ड वापस कर दिया। फिर उन्होंने पूछा, आपने कानपुर वाले घर के बारे में क्या सोचा है? अपने मन में चल रहे कश्मकश को छिपाते हुए बहुत झिझकते हुए मैंने पूछ ही लिया। चश्मे में से घूरती उनकी निगाहों का मैं सामना नहीं कर सका और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। पिछले 6 साल से पश्चिमी दिल्ली स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ। बड़े भैया अपनी ट्रांसफरेबल जॉब के चलते चेन्नई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद पापा मेरे साथ ही आ गए, या यूँ कहूँ कि मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उनके दिल्ली वाले मकान में रहता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक दीदी अपनी ससुराल में थी और इस घर में माँ पापा और मेरा परिवार ही रहते थे। त्योहार मौक़ों पर कभी कभी दीदी और उनके बच्चे आ जाया करते थे। भाई बहन का स्नेह बना हुआ था, लेकिन एक कार दुर्घटना में दीदी के पति और बेटे के गुजर जाने के बाद माँ उन्हें अपने साथ हमारे घर ही ले आई थी। ये कहकर, वैसे ही ससुराल वालों के बीच अकेली औरत का रहना आसान नहीं है, उस पर बेचारी लाचार। दरअसल दीदी व्हील चेयर पर है, एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा चुकी है। लेकिन दीदी को मेरे बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते। जब शौर्य का ट्यूटर उसे मैथ्स पढ़ाना शुरू करता है तो इनका विलाप शुरू हो जाता है, कभी अपने पति को कभी बेटे को याद करके। और इस वजह से पापा ने उनके लिए आंगन के दूसरे छोर पर एक कमरा तैयार भी करवा दिया था। माँ ज़्यादातर उन्हीं के पास रहा करती थी ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। माँ का ज़्यादा समय अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम लगाने में ही बीतता था, तो ना तो घर के कामकाज में और ना ही छोटे बेटे को संभालने में मीरा की कोई मदद हो पाती थी। दिन के 10 घंटे मेरे दफ्तर के कामों में बीतते थे और शनिवार इतवार बाजार से सौदा सामान लाने में। इसके अलावा हफ्ते के बीच में किसी दिन दफ्तर से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी, क्योंकि परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार हो जाता था। मसलन कभी माँ के लिए ऑर्थोपेडिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, कभी पापा के लिए न्यूरो वाले का, कभी दीदी को डिप्रेशन की दवाइयाँ दिलवानी है, कभी छोटे बेटे चिंटू को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है। यहाँ अपने घर में रहते हुए किराया तो नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन मेरा और पत्नी का पूरा जीवन स्वाहा होता दिख रहा था। बड़े भैया जब कभी 4-6 साल में आकर शक्ल दिखा जाते थे, महीने 15 दिन में कोई फ़ोन करके हालचाल भी पूछ लेते थे, तो माँ पापा की छाती चौड़ी हो जाती कि उन्हें अपने बड़े भाई होने का एहसास है और दूर रहकर भी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूले हैं वो। मुझे याद है, जीजा जी के देहांत हो जाने के बाद वे एक मेहमान की तरह अफसोस जताने के लिए अकेले ही आए थे। भाभी की तबीयत खराब होने और बच्चों की परीक्षाओं का बहाना बना दिया था। सुबह आकर शाम को वापस चेन्नई चले गए थे। तब भी पापा ने उनका पक्ष मजबूत करते हुए कहा था, एक आदमी के आने में कितना पैसा तो किराए में ही खर्च हो जाता है। फ्लाइट की टिकट भी तो बहुत महंगी है, लेकिन बहन के दुख के आगे उसने पैसों का मुंह भी नहीं देखा। दौड़ा दौड़ा आया, भागा दौड़ी कर करके मेरा और आने जाने वालों की मेज़बानी करके मीरा का जो हाल हुआ जा रहा था वो। तब तो चिंटू केवल 15 दिन का ही था। शौर्य को स्कूल छोड़ना, लाना और होमवर्क करवाना, ये सब तो उसके कार्य क्षेत्र में आते ही थे। इसके अलावा सब लोगों का खाना बनाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। मेरी सीमित सी कमाई में कोई हेल्पर भी उसके लिए अफोर्ड नहीं कर पाया था आज तक मैं। क्या कहा पापा ने?
मीरा ने मुझसे पूछा। कमरे से सटी हुई रसोई में खड़े हुए, हालांकि उसने सारा वार्तालाप सुन लिया था, फिर भी वो मेरे मुंह से स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहती थी। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा पापा को कन्विंस करने की, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। चिंता कैसे नहीं होगी? डिस्टरबेंस की वजह से ना तो शौर्य की पढ़ाई ठीक से हो पाती है, ना मेरी कुकिंग के वीडियो क्लियर बन पाते हैं। तुम्हारी दीदी अपनी नींद तो दिन में पूरी कर लेती है, पहर अंधेरे से उठ बैठती है और अपनी चेयर की घंटी बजा बजा कर पूरे घर को सिर पे उठा के रखती है। ये भी नहीं सोचती कि बच्चा छोटा है, जरा सी आहट से चौंक कर नींद से जाग जाता है और रोना शुरू कर देता है। इस पर मुसीबत ये कि दिन भर किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है, जिस वजह से मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैं उसकी हालत अच्छी तरह समझ रहा था और इसीलिए अब मैं भी चाहता था कि हम अलग घर में रहें। पापा को दवाई के असर से शायद नींद आ गई थी, उनके खर्राटे बाहर तक सुनाई दे रहे थे। हम सबको नाश्ता देकर मीरा चिंटू को नहलाने ले गई थी। मैंने मौका देखकर कहना शुरू किया, कानपुर वाले घर की मेंटेनेंस के लिए क्या सोचा है माँ? आज अचानक कैसे ख्याल आ गया इस बात का? उन्होंने खाते खाते पूछा। मेरी नौकरी और बच्चे का स्कूल, इन सब की वजह से दिल्ली से बाहर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता, और भैया का भी वहाँ रहना इम्पॉसिबल है। आप लोग इस उम्र में अकेले वहाँ कैसे ही रह पाएंगे? अब माँ सतर्क होकर सुन रही थी, बोली, कहना क्या चाहते हो? किराएदार रखना है क्या? ना, आज के टाइम में किराएदारों का कोई भरोसा नहीं, और खाली पड़े पड़े वो खंडर होता जा रहा है। बेचना चाहते हो क्या उसे? इतनी देर से चुपचाप सुन रही दीदी बोल उठी। बात का केंद्र बिंदु पकड़ में आते ही मैंने फटाफट नाश्ता खत्म किया। कलाई घड़ी की तरफ देखकर इतनी जल्दी में उठा जैसे मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ऑफिस जाते जाते मैं सोच रहा था कि इस बात की शुरुआत तो हो चुकी है, जल्दी ही कुछ ना कुछ नतीजा भी निकलेगा। मेरे फ़ोन पर मैसेज आ रहा था, लेकिन मेट्रो ट्रेन की भीड़ भाड़ में अभी देखना ठीक नहीं समझा। मैंने ऑफिस पहुंचकर मैसेज पढ़ा, मीरा का ही था। मेरे घर से निकलने के बाद मामला पापा के सामने पहुंचा था और फिर तिकड़ी यानी माँ, दीदी और पापा की खुसर फुसर की आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रही थी। बड़े भैया को भी फ़ोन किया गया था, उनके सामने बात खोली गई थी और जैसा मुझे पहले से ही मालूम था, उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी आई थी। पूरा दिन ऑफिस में होते हुए भी घर में होने वाले दंगल को महसूस करके मैं परेशान हुआ जा रहा था। घर पहुंचा तो सिर बहुत भारी हो रहा था। चिंटू का रोना और शौर्य का उसे बहलाने की कोशिश में पोयम सुनाना मेरे दिमाग पर हथौड़े जैसी चोट कर रहा था। मैं कपड़े बदलकर माथा बांधकर कमरे में अंधेरा करके लेट गया। मीरा ने छूकर देखा तो मुझे हल्का बुखार भी था। वो फटाफट क्रोसिन ले आई, मुझे दवाई देकर वहीं बैठकर मेरा माथा दबाने लगी। मीरा मीरा की आवाज़ लगाते हुए थोड़ी देर में माँ कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बेटा, दिन छिपे अंधेरा करके क्यों लेटे हो? उन्होंने लाइट ऑन कर दी और वहीं कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गई। कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं उठ बैठा। क्या कुछ नहीं, बुखार है इनको, मीरा बोली। ये सुनकर माँ ने मेरा हाथ पकड़कर देखा, बोली, सुबह अच्छा भला घर से गया था, बुखार कैसे हो गया? चल मेरे साथ, तुझे डॉक्टर को दिखा लाऊं। मीरा ने दवाई दे दी है, कुछ देर देख लेता हूँ। ठीक है, तुम आराम कर लो। मीरा बेटे, 2 लोगों का खाना ज़्यादा बनेगा आज। ये सुनकर मीरा के ही नहीं मेरे भी कान चौकन्ने हो गए। हम दोनों को अपनी तरफ यूं देखते हुए पाया तो माँ बोली, बड़ा और उसकी बहू भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, सुबह के चले हुए हैं, पहुँचते ही होंगे। बात पूरी भी ना हुई थी, पापा मुझे बुलाते बुलाते कमरे में आ गए। दरवाजे की घंटी बजी। शायद पापा बहुत बेसब्री से अपने बड़े बेटा बहू का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह लपक कर दरवाज़ा खोला मानो उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। घंटी की आवाज़ सुनकर हम लोग भी कमरे से निकल आए थे। भाभी पहले से ज़्यादा मोटी लग रही थी और भैया के बाल और भी कम हो गए थे। माथे और सिर की सतह में कोई भेद नहीं था। उन दोनों ने माँ पापा के पैर छुए, मुझे गले से लगाया और फिर दीदी के सिर पर हाथ फेरते हुए उनका हाल चाल पूछा।
मीरा की गोद में चढ़े चिंटू ने अनजान शक्लें देखकर रोना शुरू कर दिया था। उसे बहलाने के लिए मीरा कमरे में चली गई। शौर्य अपने ताया ताई को पहचानने लगा था। मेरा इशारा पाकर उसने उन दोनों के पैर छुए। चिंटू को बहलाने सुलाने की कोशिश में शायद मीरा की भी झपकी लग गई थी। जब काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई, मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन वो तब भी नहीं उठी। माँ को ही सबके लिए खाना बनाना पड़ा। बेचारी माँ रसोई की गर्मी में पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन अभी अभी इतनी दूर से और इतने साल बाद आई बड़ी बहू से कोई मदद नहीं ली उन्होंने। गर्मी के मौसम में भीषण आग भड़का रही थी दीदी की बातें। बच्चे का बहाना करके खुद तो एसी चलाकर आराम फरमा रही हैं मैडम, और माँ को गर्मी में झुलसना पड़ रहा है। क्या बात है, मीरा को हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? भाभी ने भी आग में घी डाला। मीरा ही क्या, हमारे भाई ने हमें देखकर माथे पे पट्टी बांध रखी है। बड़े भैया की बात सुनकर मुझे होश आया कि रुमाल मेरे माथे पर अभी तक बंधा हुआ था। मैंने झटके से उसे खोल दिया और बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, आज कुछ हरारत सी हो रही थी, सिर भी दर्द कर रहा था। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर मेरे सब बच्चों का है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पापा ने निर्णयात्मक लहजे में कहा। आइए खाना खा लेते हैं, भाभी ने कहा और माँ के साथ खाना परोसने लगी। खाना खाकर पापा थोड़ी देर घर के बाहर ही टहलने लगे। शौर्य भी उनके साथ चला गया। दीदी भी अपने कमरे में चली गई। माँ और भाभी अपनी अपनी प्लेटें लगाकर दूसरे कमरे में चली गई। मीरा अभी तक नहीं आई थी, तो भैया बोले, जिंदगी के अनुभव तुमसे ज़्यादा हैं, इसलिए कह रहा हूँ, बीवी को इतना भी सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन रोज़ वही तो सबका ख्याल करती है। फिर आज क्या हुआ? शायद चिंटू की वजह से। बच्चों का बहाना, बच्चे तो हमने भी पाले हैं, ये संस्कारों की बात है। उनकी बात मुझे लग गई। बोला, भाभी तो जीजा जी के देहांत के समय मुझसे तो इस लहजे में बात मत करियो तू। क्यों? आपके परिवार का सम्मान बड़ा है और मेरे परिवार का? हमारी आवाज़ें ऊंची होने लगी तो सब लोग बाहर वाले कमरे में जमा हो गए। क्या हुआ है? माँ ने घबरा कर पूछा। अब इसके बीवी बच्चे ही इसका परिवार हो गए हैं, बड़ा भाई कुछ समझा ही नहीं सकता, जोरू का गुलाम। पिछले 15 साल से आप अपने बीवी बच्चों को लेकर परिवार से अलग रह रहे हो। घर की कोई जिम्मेदारी सुख दुख से जैसे आपका कोई लेना देना ही नहीं। न दीदी की शादी में आए और न बाद में। उस समय मैं एक स्टूडेंट था, तब से माँ पापा और बहन हर रिश्ते को मैंने संभाला है, और मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी ने, जबकि मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपने माँ बाप की गोद के अलावा किसी और की गोदी में खेलना भी नसीब नहीं हुआ। मैं जैसे भरा बैठा था, सब कुछ उटील देना चाहता था। मेरा रुख देखकर माँ और भाभी मुझे हैरानी से देखे जा रही थी, और पापा आंखें तरेर कर। दीदी ने सुबकियाँ ले लेकर रोना शुरू कर दिया था। भैया मेरी बात सुनकर गुस्से से कांप रहे थे। उनका हाथ मेरे ऊपर उठते उठते रुक गया। शोर सुनकर मीरा भी कमरे से बाहर आ गई थी, शायद चिंटू को सुलाकर आई थी। शौर्य सहमा सा अपनी माँ से चिपट गया था। मेरे घर को कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाओ, आसपास वाले सुनेंगे तो चटकारे ले लेकर जाने कितने दिनों तक चर्चा करेंगे। आराम से बैठकर पढ़े लिखे इंसानों की तरह बात करो। पापा ने बीच बचाव करते हुए हम दोनों की बाँह पकड़कर कहा। फिर सोफे पर अपने इर्द गिर्द हमें बिठाया, माँ को पानी लाने को कहा। हमें समझाते हुए बोले, तुम लोगों के कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी बात बोल देना चाहता हूँ। छोटे ने हम लोगों को ज़्यादा समय दिया है तो मेरी पेंशन और बिना किराए वाले घर में रहने का लाभ भी मिला है उसे। बड़े ने इतने साल घर से दूर रहकर अपनी नौकरी और बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले दम पर ही उठाई हैं। कानपुर वाला घर बेचकर जो भी पैसा आएगा उसके मैं 4 हिस्से करूँगा। एक एक हिस्सा तुम तीनों भाई बहन का और एक हमारा। बाप से बड़ा रुपया। पापा के फैसले पर हम दोनों भाई एक सुर में बोले, 4 नहीं 3 हिस्से होंगे। दीदी तो आपके हिस्से में ही रहेगी ना? मैंने बोलने में ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती दिखाई तो पापा सख्त लहजे में बोले, बरखुरदार तुम ज़्यादा परेशान मत हो,
अपने और इसके हिस्से के पैसों से इसकी कोई छोटी मोटी दुकान करवा दूंगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये माँ बेटी अपनी गुजर बसर कर सकेंगी। शुभ शुभ बोलिए जी, माँ अपने पल्लू से आंखें पूछते हुए बोली। पापा, मुझे मेरे घर वापस छोड़ आइए, जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम छोटे छोटे भाइयों के सिर का बोझ तो नहीं बनूंगी। दीदी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी मेरे कमरे से धड़ाम की आवाज़ आई। मीरा लपक कर कमरे की तरफ दौड़ी। शायद करवट लेते हुए चिंटू पलंग से गिर गया था और उसका सिर ज़मीन में लग गया था। नींद में अचानक लगी चोट से वो चिल्ला चिल्ली करके रो रहा था। शौर्य ने बाहर आकर बताया कि उसके माथे पर लाल नीला गोला बन गया है। हम सब उसके पास गए। माँ ने आगे बढ़कर चिंटू को मीरा की गोद से ले लिया और अपनी हथेली से उसके माथे के गुल्लड़ को दबा दिया। इस पर वो बहुत तेज आवाज़ में रोने लगा। अब उसे भाभी और दीदी ने बारी बारी से बहलाया, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। बड़े भैया ने बड़े प्यार से चिंटू को अपनी बाहों में ले लिया और घर से बाहर ले गए। हालांकि उनके साथ भेजने में मेरा मन घबरा रहा था। एक तो उनके अपना कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां ही हैं, और दूसरे अभी अभी हुआ ये सब तमाशा। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर उनके पीछे पीछे गया तो देखता क्या हूँ, चौराहे वाली दुकान से वो अपनी पसंद की चॉकलेट ले रहा है। अपनी हूँ वाली भाषा में अपने ताऊजी से बातें कर रहा है। हालांकि एक छोटा मोती जैसा आंसू अभी भी उसकी पलकों पर ठहरा हुआ था। हम घर आ गए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आ सकी। मुझसे ज़्यादा पारिवारिक समझ तो मेरे 6 महीने के बेटे में थी। अपना सारा दर्द भूलकर वो अपनों के दुलार को समझ सकता था। मैं उठकर भैया के पास चला गया। वो आंगन में पापा के साथ वाले फोल्डिंग पर थे। मैंने वहाँ जाकर कहा, सॉरी भैया। शायद नींद उन्हें भी नहीं आ रही थी। तुरंत उठ बैठे। बोले, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मन की कड़वाहट आंसू में बहा रहे थे। मैं अपने भाई के पलंग पर ही सो गया। ये अविश्वसनीय था। अगले दिन मेरा सारा सर दर्द गायब था। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। आंखें खुलते ही पापा के पलंग पर नज़र गई। पापा शायद जाग चुके थे, अपने बेड पर नहीं थे। शौर्य का स्कूल टाइम होने लग रहा था। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और उसे जगाने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। गैलरी से होते हुए पहले माँ और दीदी वाले कमरे में झांक लिया तो वहाँ केवल भाभी सो रही थी। आज दीदी की चेयर की घंटी बिल्कुल नहीं सुनाई दी। कमाल की नींद आई। शौर्य बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने उसे जगाते हुए कहा। चिंटू भी चैन की नींद सो रहा था। तभी मेरे कानों में मीरा की आवाज़ आई। मैं रसोई की तरफ गया। उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखते हुए मैसेज दिखाया, जिसमें लिखा था, मेरे बच्चों, हमेशा सुखी रहो। मैं तुम्हारी बहन और माँ के साथ कानपुर जा रहा हूँ, अपने पुराने घर में, जहाँ मेरा बचपन बीता मेरे माँ बाबा के साथ। जीवन के बचे हुए दिन उन्हीं यादों के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने भैया भाभी को जगाया। उनके पास भी सेम मैसेज आया था। यानी उन लोगों ने सुबह सवेरे की गाड़ी पकड़ ली थी कानपुर के लिए, और हमें सिरा पकड़ा गए थे जीवन की गाड़ी का। तो ये थी कहानी मटियाले चूल्हे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।